आगे बढ़ते हैं लेखांकन अनुपात के लाभ और महत्व। इसमें सबसे पहला है व्यावसायिक उपक्रम की सामर्थ्य का पता लगाना। लेखांकन अनुपात की गणना करते समय हम व्यवसाय की वित्तीय शक्ति, क्षमता, सुदृढ़ता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्लेषण से यह पता लगाया जाता है कि आदर्श स्थिति से विचलन किस सीमा तक पहुंचा हुआ है और कहाँ सुधार की गुंजाइश अधिक प्रतीत हो रही है। इसके अंतर्गत व्यवसाय उपक्रम के सामर्थ्य का पता लगाना है। इसमें इसकी शक्ति, क्षमता, सुदृढ़ता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे आदर्श स्थिति का पता लगाया जाता है और इसमें कहाँ तक सुधार की गुंजाइश है इसको ज्ञात किया जाता है। अगला है व्यावसायिक निर्णयों के औचित्य की जांच। भिन्न भिन्न अवसर पर तथा भिन्न भिन्न बातों के बारे में प्रबंध द्वारा लिए गए निर्णयों का क्या प्रभाव हुआ है, इस बात की जांच लेखांकन अनुपातों के विश्लेषण से संभव हो जाती है। हम यह भली भांति जान सकते हैं कि जो निर्णय लिए गए हैं वह उचित है या नहीं है। संचालन संबंधी निर्णय, विनियोग संबंधी निर्णय, वित्त संबंधी निर्णय के औचित्य की जांच लेखांकन अनुपात में सहायता से की जा सकती है। इसमें व्यावसायिक निर्णय जो भी हमारे द्वारा लिए गए हैं वह सही प्रकार से लिए गए हैं या नहीं और उनमें क्या सुधार हो सकते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। जटिल व दुरूह संख्याओं का सुबोध एवं सरल ढंग से प्रस्तुत। इसके अंतर्गत अनेक जटिल व दुरूह संख्याओं को, उनके संबंध को सरल एवं सुबोध तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न संख्याओं के संबंध को हम अनुपात में, प्रतिशत में या गुणा के माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। फिर अगला है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। इसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन में अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वर्षों के कार्य निष्पादन की तुलना करने तथा आंकड़ों की प्रवृत्तियों की जानकारी लेखांकन अनुपात का अत्यधिक महत्व होता है। फिर अगला है समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने में सहायक। विभिन्न लेखांकन अनुपात के आधार पर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यवसाय में कौन कौन से क्षेत्र अधिक समस्याग्रस्त हैं तथा किन किन क्षेत्रों में द्रुत गति से प्रगति की जा रही है। समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर अधिक प्रगति संभावना वाले क्षेत्र में विशेष योजना लागू की जा सकती है। इसके बाद अगला है दुर्लभताओं का विश्लेषण करने में सहायक। इसमें व्यावसायिक दुर्लभता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह पता लगाया जा सकता है कि व्यवसाय में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। नवीन अवसरों, चुनौतियों, कमजोरियों को समझने के अनुपात बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। इनमें प्रबंधक को यह ज्ञान हो जाता है कि भविष्य में शक्ति बढ़ाने, कमजोरी दूर करने, चुनौतियों का सामना करने, अवसरों का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से कदम उठाना आवश्यक है। अगला है अन्य व्यवसाय से तुलना करने में सहायक। इसके द्वारा अन्य व्यवसाय के साथ इसकी तुलना करने में सहायता प्रदान होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन करना आसान होता है। फिर अगला है व्यवसाय की प्रवृत्ति का ज्ञान होना। व्यवसाय की प्रवृत्ति का ज्ञान होना, व्यवसाय के लागत, विक्रय, लाभ आदि की प्रवृत्ति कैसी है, भविष्य में इसमें अधिक और सुधार किया जा सकता है या नहीं, इसकी जानकारी भी इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। अनुपात विश्लेषण किसी कंपनी या व्यावसायिक उपक्रम की संचालन क्षमता का मूल्यांकन करने की पूर्ण एवं एकमात्र तकनीक नहीं है। यह तकनीक उपयोगी होती है जब अनुपातों का निर्वचन उचित ढंग से किया जाता है। अनुपात विश्लेषण की कुछ सीमाएं भी होती है जो निम्नलिखित है। पहले असत्य परिणामों से खतरा। इसके अंतर्गत असत्य परिणामों से खतरा होता है वित्तीय विवरण स्वयं में सही नहीं होते, उनके आधार पर निकाले गए अनुपात भी सही नहीं होते। ठीक है। दूसरा है अमौद्रिक पहलुओं की उपेक्षा। अब अगला है अमौद्रिक पहलुओं की उपेक्षा। अनुपात विश्लेषण में
तथ्यों के केवल मौद्रिक पहलू को ध्यान में रखा जाता है, अमौद्रिक पहलुओं पर नहीं, जैसे कर्मचारी संगठन, वातावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोबल, निष्ठा, ईमानदारी, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली, मानवीय दृष्टिकोण आदि। फिर अगला है कीमत स्तर में परिवर्तन। इसके अंतर्गत कीमत स्तर सदैव एक समान नहीं होता है, इसमें परिवर्तन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसलिए अनुपात सार्थकता सिद्ध करती है। फिर अगला है वित्तीय विवरणों की छद्म सजावट। इसके अंतर्गत बाह्य पक्षकारों को आकर्षित करने के लिए प्रायः वित्तीय विवरणों को छद्म रूप से वित्तीय स्थिति अच्छी प्रदर्शित की जाती है। निष्कर्ष निकालते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता रहती है। फिर अगला है लेखांकन समंकों के सब स्वाभाविक सीमाएं। इसके अंतर्गत लेखांकन सीमाएं लेखांकन सिद्धांत, प्रथाओं, मान्यताओं, व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होते हैं, अतः वित्तीय विवरण सही स्थिति का दिग्दर्शन नहीं कर पाते। अनुपात की गणना पर इनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, अर्थात अनुपात के आधार पर व्यवसाय की सही चित्र को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला है लेखांकन विधि में भिन्नताएं। अलग अलग व्यवसाय में लेखांकन विधि में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, जिसके आधार पर हम लोग व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सही रूप से प्रकट नहीं कर सकते। अगला है पूर्वानुमान व्यवहारिक नहीं होता। पूर्वानुमान यह माना जाता है कि हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी पूर्वानुमान के द्वारा हमें हानि भी वहन करना पड़ता है। अगला है अनुपात संकेत करने में सहायक, न कि समस्या का हल करने में। इसके अंतर्गत अनुपात की सहायता से समस्या का संकेत मिलता है, समस्या का निवारण के लिए सहायक नहीं होता। फिर अगला है आदर्श अनुपातों में सर्वमान्य का अभाव। इसमें आदर्श अनुपातों का मानक निर्धारित करने में सर्वमान्यता की माप की निश्चित छड़ी नहीं होती। फिर एक तरफा विश्लेषण होता है, जिसके माध्यम से यह सदैव सही नहीं होता। फिर है व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना। इसके द्वारा व्यक्ति जब वित्तीय विवरणों का निर्वचन करता है तो वह भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से निर्वचन करते, तो निष्कर्ष में भी इसकी अभाव रहता है। अब अगला हम देखेंगे लेखांकन अनुपात के प्रकार। लेखांकन अनुपात दिया हुआ इसके दो भागों में इसे बांटा गया है, विवरण के आधार पर और प्रयोजन के आधार पर। ठीक है, पहले देखेंगे हम विवरण के आधार पर। विवरण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया, आय विवरण अनुपात, स्थिति विवरण अनुपात और मिश्र अनुपात। अब आय विवरण अनुपात में सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, व्यय अनुपात, संचालन व्यय अनुपात, स्टॉक आवर्तन अनुपात है। ठीक है, स्थिति विवरण अनुपात में चल अनुपात, तरलता अनुपात और पूंजी दत्तीकरण अनुपात। मिश्रित अनुपात में है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात, कुल पूंजी आवर्त अनुपात, स्थिर पूंजी आवर्त अनुपात, विनियोग प्रत्याय अनुपात और प्रति अंश अर्जन अनुपात। इसी प्रकार है प्रयोजन के आधार पर तरलता संबंधी अनुपात, शोधन संबंधी अनुपात, कार्यशीलता संबंधी अनुपात, लाभदायकता संबंधी अनुपात। यह आप लोग का मेन है चल अनुपात और तरलता अनुपात। फिर ऋण समता अनुपात, पूंजी पूर्ति अनुपात, सकल कोष अनुपात, स्वामित्व अनुपात। अब अगला आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कार्यशील अनुपात के अंतर्गत इसके प्रकारों को बताइए। तो स्कंद आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, चल संपत्ति आवर्त अनुपात। और लाभदायकता के अंतर्गत सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, संचालन लाभ अनुपात, संचालक लाभ अनुपात, विनियोजित पूंजी प्रत्याय अनुपात, अंशधारी क्षमता प्रत्याय अनुपात, समता पूंजी प्रत्याय अनुपात और प्रति अंश आय अनुपात। इसके बारे में हम डीपली से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे आय विवरण अनुपात क्या है। आय विवरण अनुपात लाभ हानि खाते में या व्यापारिक में दी गई सूचनाओं के आधार पर निकाले जाने वाले अनुपात को आय विवरण अनुपात संज्ञा दी जाती है, जैसे सकल अनुपात, शुद्ध अनुपात, व्यय अनुपात। ठीक है, अगला है स्थिति अनुपात। जो अनुपात स्थिति विवरण या चिट्ठे में प्रदर्शित सूचनाओं के आधार पर निकाले जाते हैं उसे कहेंगे हम स्थिति विवरण अनुपात। फिर है मिश्रित अनुपात। आय विवरण के एक चर मूल्य तथा स्थिति विवरण के दूसरे चर मूल्य
से जो अनुपात निकलता है उसे ही हम मिश्रित अनुपात कहेंगे। अब हम देखते हैं प्रयोजन के आधार पर तरलता अनुपात। तरलता से अभिप्राय व्यावसायिक उपक्रम की अपने अल्पकालीन दायित्वों को समय पर भुगतान करने से है। तरलता उस स्थिति को कहेंगे जब संपत्ति बिना किसी नुकसान उठाए नकदी में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे चल अनुपात। चल अनुपात चल संपत्ति एवं चल दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करता है। चल दायित्व पर चल संपत्ति का आधिक्य होता है तो कार्यशील पूंजी कहलाता है। अतः चल अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। इसमें संपत्तियों का अनुपात चल दायित्व से निकाला जाता है।